नमस्कार। जस्ट टीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक और आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। विषय आज का है इंटरिम बजट 2024। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटरिम बजट पेश कर दिया है। हालांकि आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि बुधवार 31 जनवरी को यह कहा कि पूर्ण बजट भी वही पारित करेंगे। यानी कि उनको इस बात पर पूरा यकीन था कि वो सत्ता में पूरा यकीन है कि वो सत्ता में वापस आ ही जाएंगे। सरकार ने हालांकि इसका फ्लेवर चुनावी ही रखा है और कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो पहले से चली आ रही हैं। योजनाओं का विस्तार ही है, आप मानकर चलिए। महिलाओं, किसान, युवाओं को अपना लक्षित वर्ग सरकार ने कई बार बताया है और इसीलिए सरकार ने इस बजट में भी उनको ही ध्यान में रखा। इसलिए 4 स्तंभ की बात की गई। इस बजट में आम लोगों से जुड़ी 2 बड़ी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। इनकम टैक्स स्लैब, सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। और इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है। देश की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में 2047 तक विकसित भारत बनाने पर जोर दिया गया है और बुनियादी ढांचे पर फोकस और टैक्स में कोई चेंजेस नहीं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि हमने जीडीपी यानी कि गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस पर जोर दिया है। जब अंतरिम बजट 2024 पेश किया तब वो मोदी सरकार के 10 साल सत्ता में रहने का जो एक जश्न है ना, एक सेलिब्रेशन है, वो नजर आया है। जब इस अंतरिम बजट को पेश किया गया है उसका फोकस बीते 10 साल के उसके कामकाज पर रहा है। उपलब्धियां ही तो गिनवाई हैं। सरकार आगामी चुनावों में विजय को लेकर काफी आशान्वित भी दिखी है और इस बार 2019 के इंटरिम बजट की तरह पीएम किसान, पीएम श्रमिक मानधन जैसी योजनाएं नदारद रहीं। सरकार ने मिडिल क्लास को साधने के लिए इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया और वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह ऐलान भी किया कि सरकार आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था को लेकर एक श्वेत पत्र लाएगी। कहा कि साल 2014 में जब उनकी सरकार ने बागडोर संभाली तब देश की इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप दुरुस्त करने की बड़ी जिम्मेदारी उसे मिली। वो बोले कि हमारी सरकार ने नेशन फर्स्ट पर भरोसा करते हुए इसमें सफलता हासिल की है। इससे पहले कि आज 1-to-1 डिस्कशन स्ट्रेट टॉक में की जाए, उससे पहले हम इंटरिम बजट पर निर्मला सीतारमण ने क्योंकि बहुत ही खास सेक्टर्स की हम बात करने वाले हैं, पूरे बजट की बात नहीं होगी, कुछ खास की पॉइंट्स पर ही आज 1-to-1 डिस्कशन होगा कि इंटरिम बजट तो पेश हो गया लेकिन एक्चुअल में उसका फोकस था क्या। तो कुल मिलाकर बजट जो होता है वो सरकार का निर्धारित लेखा जोखा होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कितनी आय है और कितना व्यय आप किधर करेंगे। आय तो निर्धारित होती है लेकिन व्यय फ्यूचर प्लान यानी कि भविष्य की योजना से तय होता है। जब फ्यूचर प्लान करते हैं तो इसमें सरकार के अपने कुछ एजेंडे होते हैं और उसी हिसाब से वो काम भी करते हैं। आज अंतरिम बजट 2024 की जब 1-to-1 डिस्कशन आगे होने वाली है, दिलचस्प डिस्कशन जो होने वाली है, उससे पहले कुछ जीएफएक्स क्वेश्चंस, कुछ सवाल हैं वो आपके समक्ष रखेंगे। उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट से आपकी स्क्रीन पर वो सवाल रखते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको डिस्कशन से भी रूबरू करवाएंगे। सवाल पहला कि अंतरिम बजट में किसकी उम्मीदें पूरी, कौन रह गया खाली हाथ? आम आदमी के लिए क्या गारंटी लेकर आया है ये बजट? ग्रामीण भारत को मोदी सरकार के आखिरी बजट में मिला क्या है? सवाल यह भी है कि किसानों पर सरकार का कितना फोकस है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और शिक्षा को लेकर सरकार ने आखिर क्या पेश किया, क्योंकि 4 स्तंभों की बात की और 4 स्तंभों में कहें नौजवानों की बात की गई है। सवाल यह भी है कि इंटरिम बजट आगामी चुनाव में भाजपा के लिए क्या एक घोषणा पत्र की तरह काम करेगा? यह भी एक अहम सवाल जो हम प्रोग्राम के अंत में अपने कहें जो खास मेहमान आज हमसे जुड़ने वाले हैं उनसे सवाल करेंगे। अंतरिम बजट 2024
स्ट्रेट टॉक में आज बात इंटरिम बजट 2024 की हो रही है। मैं सीधा अपने आज खास मेहमान से आपको रूबरू करवाऊंगी, जिन्हें आप पहले भी इस प्रोग्राम के माध्यम से कई दफा सुन चुके हैं, उन्हें देख चुके हैं, उनके विचारों को आप सुन चुके हैं और उनके विचारों को आपने सराहा भी है। प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी आज हमने ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं और रिसर्चर इन एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, और जब हम पॉलिटिकली बात करते हैं तो एक डीप नॉलेज उसकी भी रखते हैं। कुल मिलाकर देश की एक कहें आर्थिक स्थिति पर भी उनके जो विचार हैं वो काफी दमदार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार सर। सर, आज के बजट की बात सीधा 58 मिनट का ये जो बजट, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 58 उन मिनट्स में क्या कुछ सरकार ने पेश किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। तो सरकार तो कह रही है कि बजट छोटा जरूर है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। लेकिन सवाल वही का वही कि आखिर जिन 4 स्तंभों की बात सरकार कर रही है, उन 4 स्तंभों को वाकई कुछ मिला भी है या नहीं, या फिर सिर्फ पीठ थपथपाती हुई नजर आई है। सर, इससे पहले कि आप अपनी बात रखें, मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगी कि आज जब बात जीडीपी की होगी तो जीडीपी का मतलब है कि देश के विकास, आर्थिक विकास की बात उसमें जरूर होगी। बात हम पॉवर्टी की भी करेंगे, बात हम शिक्षा क्षेत्र की भी करेंगे, बात हम एग्रीकल्चर सेक्टर की भी करेंगे, बात हम देश में महिलाओं की भागीदारी की भी करेंगे। इन तमाम चीजों पर आज बात होगी, लेकिन मोटा मोटी तौर पर आपका फर्स्ट रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी आज के इस बजट को लेकर। हाउ डू यू सी दिस बजट, हाउ डू यू सी दिस इंटरिम बजट? देखिए, बजट को पढ़ने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम एकेडमिक भाषा में बोलते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन। जो नहीं लिखा गया है वो आप पढ़िए, और जो डेटा की बाजीगरी होती है उसके बीच में आपको निकालना होता है कि सरकार की मंशा क्या है। जैसे मैं क्लासरूम में भी कई बार पढ़ाता हूं तो बोलते हैं कि बजट या किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य झूठ, एक सफेद झूठ, और तीसरा होता है डेटा। तो डेटा को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको समझना पड़ता है, और बजट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो डेटा होता है। तो डेटा को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग बजट नहीं है आम जनता के नजरिए से देखें तो। जैसे मैं एनालाइज कर रहा था बजट भाषण को, जो 58 मिनट का रहा, निर्मला सीतारमन जी का छठा उनका ये बजट का भाषण था, जो बहुत अच्छी बात है कि एक महिला हमारी वित्त मंत्री है और छठा भाषण है, मेरी सीनियर भी है। तो इन्होंने 42 बार प्रधानमंत्री का नाम लिया, 42 बार सरकार, टैक्स का नाम 42 बार, लेकिन टैक्स घटाया नहीं। भारत और स्कीम और किसानों का नाम भी 10, 12, 15 बार इन्होंने लिया। लेकिन असल में देखेंगे तो इन्होंने कुछ नया नहीं बताया है, कुछ भी ऐसा प्रपोज नहीं किया है जो प्रोग्रेसिव हो। शिक्षा से लेके तमाम सारे सेक्टर को मैं एनालाइज कर रहा था तो समझ में आया कि कुछ भी ऐसा रिवोल्यूशनरी नहीं है इस बजट में। और इसके साथ साथ में ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो आने वाले चुनाव को मद्देनजर रख के इन्होंने कुछ नया कुछ प्रपोज किया हो। तो ये बजट एक मीडियोकर बजट है, जो पुरानी घोषणाओं को कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आप जो दिखा रहे थे क्लिप निर्मला सीतारमन जी का, वो ये है कि अगर हम बिटवीन द लाइन रीड करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन को वो बढ़ावा देती हुई नजर आ रही हैं। जो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस वो बना रही हैं, वो सीधा सीधा बोल रही हैं कि हम सरकारी विश्वविद्यालयों को, सरकारी इंस्टीट्यूशन को ना देके एक प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को या इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पस बना रहे हैं। और इसका सीधा सीधा अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के जो चांसलर्स हैं उनको राज्यसभा के एमपी के तौर पे नियुक्त किया गया है। पंजाब से 2 है और भी बाकी जगह से होंगे। तो आपको ये सीधा नजर आएगा कि प्राइवेटाइजेशन का एक स्कोप यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे खोला जा रहा है। हालांकि ये सवाल हमेशा आखिरी में पूछा जाता है जब भी बजट सर पेश होता है और इस तरीके की डिस्कशंस होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ विल यू रेट दिस बजट 10 में से, हालांकि है तो इंटरिम बजट है, पूर्ण बजट तो भी पेश होगा, हालांकि उसको लेकर भी सरकार गारंटी दे चुकी है कि जुलाई में हम वो पेश करेंगे बजट, यानी कि आम चुनावों के रिजल्ट के बाद, और पूरी गारंटी दे रही है कि हम आएंगे भी वापस और अपना पूर्ण बजट जो है वो पेश करेंगे। बट आप इस इंटरिम बजट को किस तरीके से रेट करेंगे?
देखिए, जिस तरीके से मोदी जी शिद्दत के साथ में कह रहे हैं कि अगला बजट भी हम ही पेश करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, मैं उन्हें अग्रिम बधाई देना चाहूँगा। लेकिन ये बजट इस तरीके से ना पेश किया जाए जैसे चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में अभी-अभी हुआ। वहाँ पे आम आदमी और कांग्रेस के 20 वोट थे, भाजपा के 14 प्लस 1 15 वोट थे हाँ। और उन्होंने एक इस तरीके का गेम प्लान किया जिससे 20 वोट वाला हार गया और 15 वोट वाला जीत गया। तो इस तरीके के सिस्टम जैसे ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं या बाकी तमाम सारी चीजें, वैसे ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जनता अगर इनको वोट देके जिताती है तो अग्रिम बधाई, मुझे हुँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुँ, है। हुँ, लेकिन जो हमारा विश्वास है लोकतंत्र में, वो बना रहना चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं हो कि आप शिद्दत से जो प्रॉमिस कर रहे हैं, उसके लिए आप कोई खराब तरीका अपनाएं। तो जो हुँ, डेमोक्रेटिक तरीके से आप इलेक्ट होके आते हैं, तो हुँ, जनता को या हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ-साथ में अगर ये बजट में किसानों का नाम बार-बार लिया गया, कम से कम 15 बार किसान का नाम लिया गया, लेकिन हुँ, किसानों के लिए कोई भी नई घोषणा नहीं की गई। हाँ, ना एमएसपी बढ़ाने के बारे में बात किया गया, हुँ, न उनको जो 6,000 रुपए मानदेय दिया जा हुँ, रहा है अभी, हुँ, उसको बढ़ाने के बारे में बात किया गया। हुँ, ना ही कोई और घोषणा की गई। आपको जान के हैरानी होगी कि किसान जब ट्रैक्टर खरीदता है या बाकी इंस्ट्रूमेंट खरीदता है ट्रैक्टर के पीछे या खेती में उपयोग होने वाली बाकी मशीनरी खरीदता है, हुँ, तो वो 28% जीएसटी देता है, जो हुँ, एक तरीके की खुली लूट है। आप जी। 6,000 रुपए का उनको दे रहे हैं साल में और आप 28% लेके एक बहुत एक्सप्लॉयटेशन का यहाँ पे गेम चालू कर देते हैं। जी। हुँ। तो चार स्तंभों की बात की गई है प्रोफेसर विनोद सर। गरीब किसान, महिला, नौजवान, इन सबको मिला क्या है, हम एक एक करके इस पर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं जीडीपी से इसकी शुरुआत करना चाहूँगी कि सर, आज निर्मला सीतारमण हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने अपने भाषण में बार बार विकास का जिक्र किया है। जब हम विकास की सर बात करते हैं, विकास तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जब विकास हो रहा है तो फिर रोजगार तो बढ़ना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी जो आर्थिक चुनौतियां हैं देश की, वो जस की तस पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि हमारा जो पिछला वर्ष रहा है, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। क्योंकि कोविड के बाद जब हम देखते हैं बाकी देशों से भी, हम पड़ोसी देशों से भी जब कंपेयर करते हैं उस स्थिति को, तो उसकी तुलना सरकार ने भी हालांकि की, और सरकार ने उस हिसाब से अपनी आज पीठ थपथपाई है, दूसरे मंचों पर भी पीठ थपथपाई, इंटरनेशनल फोरम्स में भी। और ये बताया है कि उसकी जो प्रायोरिटी लिस्ट आज बनी हुई है, वो वो अभी भी वैसी ही है और हम हमेशा उसको प्रायोरिटी में ही रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जब हम विकास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आम जनता है, खासकर जो मिडिल व्यक्ति है, खपत तो अब भी कमजोर है कहीं ना कहीं। खपत के मोर्चे पर तो अभी भी एक चुनौती बनी ही हुई है, आर्थिक चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। आप इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट कोरोना के दौरान भी आई और उसके बाद में भी, जिसमें हम्म, सीधा सीधा दर्शाया जा रहा है कि जो टॉप 10% हमारे सुपर रिच हैं भारत के, हम्म, उनके पास लगभग 70 से 80% धन दौलत जमा है हाँ, और नीचे वाले तबकों के पास बहुत कुछ है नहीं। हम्म, इसीलिए हम्म, मोदी जी की सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के भरोसे जिंदा रख मुफ्त रही है। राशन। तो ये हमें बहुत अच्छे से, जैसे मैंने पहले कहा कि रीड बिटवीन द लाइन, आप डेटा को जब इंटरप्रेट करते हैं हम्म, तब आपको स्टोरी समझ में आती है। अगर हमारे यहाँ से गरीबी कम हो रही है, तो जो कि अच्छी बात है अगर होती है, तो मल्टी डायमेंशनल गरीबी के डेटा अगर देखते हैं तो थोड़ा सुधार बिल्कुल हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। ओके। लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी का डेटा देखते हैं तो उसमें हमें सीधा सीधा ये नजर आता है कि जो इनकम डिस्पैरिटी है, हाँ, गरीब हाँ, और अमीर के बीच में जो हाँ, खाई है, जी, वो तेजी से बढ़ती जा रही बढ़ती है। चली जा रही और है। इनकम की बात की है, जो एक दो तबकों की बात की है, खासकर अमीर और गरीब, या अमीर और कहें मिडिल व्यक्ति, कहें उनके बीच में जो इनकम डिस्पैरिटीज हैं, वो तो लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। कुल मिलाकर इसमें जो एक सबसे बड़ा की पॉइंट आता है वो खपत का ही है। खपत के मोर्चे पर अभी भी जो एक आम जनता है, खासकर मिडिल व्यक्ति, गरीब, वो जस का तस है, उसकी सिचुएशन एज इट इज है। रियल सिचुएशन क्या है? आप हालांकि इस पर बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी आप इसे आगे कंटिन्यू करें। नहीं, देखिए, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो उसमें सीधा हाँ, सीधा दर्शाया जा रहा है कि 10% जो टॉप रिच हैं इंडिया के, उनके पास 77.4% नेशनल
वेल्थ का हिस्सा है। और जो सबसे गरीब तबका है, जो निचला 60% हमारा तबका है, उसके पास जो टोटल जो नेशनल वेल्थ है उसका मात्र 4.7% है। इसका मतलब है कि इनकम डिस्पैरिटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा है, और जो मिडिल क्लास बढ़ना चाहिए था वो उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है, वो एक तरीके से रुक गया है। सरकार ने तो और कहा है जो कि 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हाँ, वो भी एक अलग आंकड़े का खेल है, वो हम बाद में बात करते हैं। तो वही मैं बोल रहा था, जब आप झूठ की बात करते हैं तो झूठ, सफेद झूठ और डेटा, तो डेटा को आपको रीड करना पड़ता है, तब आपको समझ में आता है कि स्टोरी क्या है। तो जो हमारा मिडिल क्लास है वो बढ़ना चाहिए था, और जो कंजप्शन है, जो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट का, वो भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बढ़ नहीं पा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे यहाँ पे जितनी जॉब क्रिएट होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। अभी भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.5 के आसपास में है, जो बहुत ही एक खराब सिचुएशन है। आप ओके। मानिए कि 100 करोड़ अगर एम्प्लॉय होने लायक हमारी जनता है, तो उसमें अगर 7-7.5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड बैठे रहेंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ में मैं कुछ और डेटा रखना चाहूंगा। जैसे जो एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसको बहुत सारे जो मीडिया है, मीडिया हाउसेस हैं, उनमें एक अलग नजरिए से दिखाया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का एक कॉर्पस तैयार किया जा रहा है, जिसमें 50 साल तक के लिए आपको बिना ब्याज जो पैसा दिया जाएगा। हाँ। उसको जब आप स्टडी करेंगे तो पता लग रहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर ये पहले ही दर्शा चुके हैं। इसका मतलब है कि जो सरकारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनको जो उनका हिस्सा मिलना चाहिए था उसमें कटौती हो रही है, और आगे कटौती बढ़ने की संभावनाएं हैं। ओके। जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे 1400 के करीब पोस्ट प्रोफेसरों की थी, जिसमें अभी 600 से कम प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि बहुत बड़ा एक गैप है जो यहाँ पे फिलअप होना चाहिए। अगर नेशनल लेवल की बात करें तो लगभग 22 लाख टीचर अलग अलग लेवल पे जो अपनी कक्षाओं में होने चाहिए थे वो गायब वो है। गायब है। गायब किस लिए है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अगर आप कॉलेज का डेटा निकाल के देखेंगे तो लगभग अगर 42-43 हजार कॉलेज है हमारे यहाँ पे, तो 10,000 से कम कॉलेज सरकारी हैं, और बाकी सारे के सारे जो 70% के आसपास में कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट हो चुके हैं। इलाज करवाने के लिए लगभग 70% से ज्यादा जो लोग हैं वो प्राइवेट इदारों में जा रहे हैं, और प्राइवेट इदारों में जाने की वजह से उनको कई बार बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाते हैं। एक आदमी घर में गरीब हुआ तो जो अबो पॉवर्टी परिवार था वो बिलो पॉवर्टी हो जाता है, क्योंकि इलाज बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है। तो जिस तरीके से सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटियों को गायब किया जा रहा है सीन से, ये बहुत ही दुखदायक होगा आने वाले टाइम के लिए। तो इसके लिए अभी से हमें कॉन्शियस होना चाहिए। अभी चंडीगढ़ में भी जो प्रोफेसर हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं एरियर को लेके। स्कूल टीचर हैं जिनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिला, चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, और उनको 7th पे कमीशन का लाभ अभी तक नहीं मिला है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस है उनको धीरे धीरे डिमोनाइज करके और उनको सिस्टम से बाहर किया जा रहा है, और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आगे लेके आया जा रहा है, जो एक तरीके से लॉन्ग रन में देश के लिए नुकसानदायक होगा। फिर युवाओं के बारे में जो मोदी जी ने बात कहा कि युवा, गरीब, महिला और किसान, तो युवाओं के लिए आईआईटी खोलने की बजाय उन्होंने आईटीआई खोलने की बात की है। इस टर्म को अच्छे से सुनिएगा। आईआईटी जी। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, उनके हाँ। बजाय हाँ। 10वीं 12वीं के बाद में जो छोटे छोटे कोर्स जी। होते हैं कि आप हाँ। प्लम्बर का कोर्स कर लीजिए, हाँ। ड्राइवर का कर 3000 लीजिए, आईआईटी या खोलने की बात। वो 3000 आईआईटीज का सीधा सीधा मतलब है कि हायर एजुकेशन पे इनका फोकस नहीं है, और वो ज्यादातर जनता जो युवा है, जो जॉब अच्छी कर सकते हैं, उनको कंपनियों के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरीके से अगर आप सोचेंगे तो हमारे जो ये सेना में भर्ती किए जा रहे हैं 4 साल के लिए, जो उनको एक नाम दिया गया जी। है, तो वो लोग आके भी इन्हीं से ट्रेड में आएंगे, और फिर वो प्राइवेट सेक्टर जो बढ़ावा देने की बात हो रही है उसमें खपने चालू हो जाएंगे। तो जब आप बजट को बिटवीन द लाइन रीड करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये बजट एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इशारा कर रहा है कि अगला बजट इससे भी तेजी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि ये बजट
जो इंडिकेट कर रहा है, इसमें अलग अलग तबकों के लिए क्या है। जैसे किसानों की बात की, तो किसानों का जब नाम आता है तो 15 बार उन्होंने नाम लिया, लेकिन उनके लिए जो एमएसपी है वो बढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। इसके साथ में जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं उसको बढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। जी। यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का आ रहा था, अभी उसको धीरे धीरे घटा के 45 किलो और 40 किलो का कर दिया गया है। उनको एक जो नैनो यूरिया है वो जबरदस्ती बेचा जा रहा है। तो जो उनका जितने पैसे में पहले जितनी खाद आ रहा था उसको घटा दिया गया है। तो कुल मिला के किसानों के लिए भी इसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग या खास नहीं है जिससे वो खुश हों। सर आपने और एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसी के साथ में एक सेकंड और दीजिएगा कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए सरकार कुछ लेके आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो बहुत गंभीर तरीके से खतरे में आ रही है। पंजाब में एक हिडन भूखमरी का दौर मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ का जो कार्बन है जमीन का वो बहुत तेजी से घट चुका है, लगभग जीरो के पास में आ गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि न्यूट्रिशियस फूड यहाँ पे नहीं मिलेगा, और हमने जो गेहूं धान उगा के माइनिंग कर लिया है इतने बड़े लेवल पे अपने न्यूट्रिशंस का, वो रिप्लेस नहीं हो पाएंगे अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई खास इनपुट सरकार नहीं देती है। तो रियल पिक्चर ऑफ दिस जी डेवलपमेंट। देखिए, अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वो रियल जो डबल डिजिट की बात की जा रही है उससे बहुत दूर है, और डबल डिजिट में जाने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत स्ट्रेटजीज लगेंगी। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज बार बार रिपीट की जा रही है यहाँ, मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ इस सरकार को, वो है 2047 का बार बार जिक्र करना। और वो एक ऐसा सपना है कि 2047 तक आप हमें वोट देते रहिए और हम आपको डबल डिजिट में इकोनॉमी भी देंगे और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। तो वो तो जनता के मूड पे डिपेंड करेगा कि किसकी सरकार रहेगी, जिसकी भी रहे। और अगर हमारी डबल डिजिट में अगर जीडीपी ग्रो करती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट अगेन ये है कि अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो किसके लिए बढ़ रही है? मुट्ठी भर अमीरों के लिए या आम जनता के लिए? अगर आम जनता के लिए बढ़ रही है तो उनको 5 किलो अनाज देके क्यों सस्टेन करवाना पड़ रहा है? उनको अपना कमाई से उनका घर क्यों नहीं चल पा रहा है? क्यों आपको लग रहा है कि उनको 80 करोड़ लोगों को इस तरीके से आपको सस्टेन करना पड़ेगा? इसका सीधा सीधा जो क्रेडिट स्विस का डेटा है वो बता रहा है कि जो पूरेस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन है हमारे देश की, उसके पास मात्र 4.7% ही नेशनल वेल्थ का हिस्सा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो ग्रोथ रेट बढ़ रही है वो कुछ कॉर्पोरेट घरानों की बढ़ रही है, उनको बहुत मोटी सब्सिडीज दी जा रही हैं, और उनका जो एनपीए है वो बहुत तेजी से माफ किया जा रहा है। लेकिन किसानों का और जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर पॉपुलेशन है उनका कोई फायदा होता हुआ यहाँ पे नजर नहीं आ सर रहा है। निजी पूंजी निवेश की जब मैं बात करूं तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि किसी तरीके की कोई खास बढ़ोतरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी, उसके लिए एक माहौल चाहिए। जब आप इंटरनेशनल निवेश को, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको अगर आप इनवाइट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक पॉजिटिव माहौल चाहिए। उसमें दिखना चाहिए कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं। उसमें दिखना चाहिए कि आपका जो देश है उसका फोकस विज्ञान पे है, साइंस पे है, पर सर R&D वो पे तो है, हो रहा रिसर्च है एंड ना, डेवलपमेंट। वो तो हो रहा है वो पिछले साल। वो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट। नहीं आ रहा है। जैसे जिस तरीके से हमारा जो फोकस धर्म और जातियों पे होता जा रहा है, उससे देश का लॉन्ग रन माहौल में बहुत बिगड़ता बड़ा है। नुकसान होगा। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और हमारा देश की साइंस टेक्नोलॉजी में ज्यादा नाम हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे हमारे जो फोकस है वो चेंज होते जा रहे हैं, जो देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इसके साथ साथ में जो हमारी जो मंत्री साहिबा हैं, इन्होंने कहा कि 34 करोड़ या 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। तो अगर पॉवर्टी से बाहर निकाला है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर अगेन जो रीड बिटवीन द लाइन वाली स्ट्रेटजी से आप चलेंगे इस बजट को देखते हुए, तो
फिर हम ये पूछना चाहेंगे कि इतने बड़ी जनता को आपको ये 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज देने की 5 जरूरत क्यों किलो पड़ अनाज रही है? देके क्यों सस्टेन करना पड़ रहा है? हाँ। इसका ओके। आपको जो आंसर है वो मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ रहा है। जैसे मैंने हम्म। इस एजुकेशन हम्म। सेक्टर की बात की, हम्म। 22 लाख के करीब अगर टीचर नहीं है तो इसका हम्म। सीधा सीधा मतलब है बिल्कुल कि वही जो बात। कोचिंग इंडस्ट्री है वो ग्रो हम्म। करेगी। कोचिंग हम्म। इंडस्ट्री में हजारों स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, हर रोज हम हम्म। खबरें पढ़ रहे हैं। हम्म। इसके साथ साथ में प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस खुल रहे हैं जी। जिनका बिल्कुल भी एक जिसको कहते हैं कि क्वालिटी जो होनी चाहिए एजुकेशन में, उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो हम्म। पैसा कमाने तक सीमित है। मैं भी बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को देखता हूँ अलग अलग तरीके से, तो उनका पूरा फोकस पैसे कमाने पे है। अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो ही भारत आगे बढ़ेगा। इसके अलावा ना धर्म की बात से आगे बढ़ेगा, ना जाति की बात से आगे बढ़ेगा। केवल और केवल शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। और बिल्कुल। पूरे हम्म। बजट को आप देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आई है, हम्म। उसमें एक और डेटा मैं देख रहा था जिसमें भारत का जो भ्रष्टाचार की रैंकिंग है उसमें 90 नंबर पे है जी, अभी भारत। हाल ही में रिपोर्ट जो आई है। हम्म। जी, ये हम्म। सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि जो मोदी जी ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला नारा दिया था, उसमें वो सफल नहीं हो पाए हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे, तो अभी हम्म। तक 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल चुकी होनी चाहिए थी। हम्म। उन्होंने करोड़ों घरों का वादा किया था, वो भी मिल चुके होने चाहिए थे। हम्म। तो जो मोदी जी ने जो 10 साल निकाले हैं पीछे, हम्म। हम्म। वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और अगर जनता केवल डेटा पे और जो उनके किए गए कार्य हैं उन पे वोट देती है, लेकिन सर हम देख तो रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आप, मैं आपकी बात से सहमत हूं सर। जो आप ये रियल पिक्चर जो है वो कुछ रिसर्च के माध्यम से हमारे समक्ष आप प्रेजेंट कर रहे हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स। और जिन 4 स्तंभों की बात आज सरकार ने की है, उन 4 स्तंभों की बात आपने भी क्लियरली कर दी। लेकिन सर पिक्चर तो आज कुछ और जा रही है ना, मैसेज आज कुछ और ही जा रहा है। जब हम सरकार की उस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तभी तो बार बार आ भी रही है सरकार, और सरकार उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग भी हो रही है। एक 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 परसेप्शन जो है वो एक अलग बाहर बन रहा है कि हाँ विकास हो रहा है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां हैं जो रिसर्च कहती है, जो आप भी आज कह रहे हैं। तो फिर क्या देखिए किया जाए, सोल्यूशन क्या है जी सर फिर? जी देखिए, वो मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि चंडीगढ़ में हमने मेयर के चुनाव देखे जिसमें 20 वोट विपक्ष के होते हैं, उसके बावजूद सरकार जो मेयर बनता है वो बनता है बीजेपी का, क्योंकि उसके 16 वोट थे और बाकी वोटों को 8 वोट जो विपक्ष के हैं उनको कैंसिल किया गया या हुए, वो एक अलग स्टोरी है। इसी तरीके से आप हेमंत सोरेन का स्टोरी देखेंगे। जो ही कोई भी विपक्ष का नेता उभरता है किसी भी तरीके से, तो ईडी और जो हम कल के एपिसोड में बात कर रहे थे, उन तमाम सारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो परसेप्शन इससे जरूर क्रिएट हो रहा है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, भ्रष्टाचार को दबा रही है या भ्रष्टाचारियों को दबा रही है। लेकिन इस परसेप्शन के बेसिस पे या जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस परसेप्शन के बेसिस पे हो सकता है कि वोट आ जाए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको डेटा से ही देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि मैं डेफिनेटली। रिसर्चर हूं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी की है। मुझे डेटा देखना है, पॉलिसी देखनी है कि पॉलिसी में क्या नजर आ रहा है। और जो पॉलिसी है और डेटा है वो आपको रियल पिक्चर शो करता है। ग्राउंड लेवल तो पर वो क्या है? देखेंगे तो अलग बात होगी। लेकिन आम जनता परसेप्शन पे काम करती है। उनके लिए हो सकता है कि मंदिर बनाना या किसी जाति धर्म ये ज्यादा विशेष से लेकर इंपॉर्टेंट हो। बात करना इम्पोर्टेंट हो, तो वो उनके लिए एक अलग मसला है। वोट की राजनीति अलग होती है और जो डेटा की राजनीति है वो अलग होती है। सर आखिर के 2 मिनट हैं, भविष्य की राह आप क्या देखते हैं फिर? देखिए, मैं देश के भविष्य को लेके बहुत आशान्वित हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया का अगर पॉपुलेशन का डेटा देखा जाए तो हमारे देश की जो युवा जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। और हमारी पॉपुलेशन अभी स्टैटिक लेवल पे पहुंच गई है, ज्यादा बढ़ोतरी इसमें नहीं होगी। अभी धीरे धीरे जो जनसंख्या है वो घटनी चालू हो जाएगी। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर हम ढंग से एम्प्लॉयमेंट में लेके आ सकते हैं तो ये हमारी जीडीपी के लिए बहुत ही तेज ग्रोथ वाला इंजन दे सकती है।
ओके। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डेटा के साथ में काम करना पड़ेगा, ना कि परसेप्शन के साथ में। आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकारी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आपको बेहतरीन तरीके से एम्पावर करना पड़ेगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का काम केवल प्रॉफिट मेकिंग होता है। आप उनके भरोसे देश को अगर सोच रहे हैं कि डेवलप नेशन की कैटेगरी में या विश्व गुरु बना लेंगे, तो वो नहीं बनने वाला है। ओके। इसलिए मोदी जी से और उनकी सरकार से मेरी अपील ये है कि जो हमारी युवा जनता है, इसका भरपूर इस्तेमाल करें और ये जनता हमारे देश को बिल्कुल एक सुपर पावर बना सकती है, बशर्ते कि आईटीआई की जगह पे आईआईटी खुले, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस खुले और जो कॉर्पस ठीक आपने सर। प्राइवेट सेक्टर के लिए बनाए हैं, वो सरकारी ठीक। सेक्टर के लिए बनाए और उनको खुली छूट दे, ताकि आर&डी के मामले में हमारा देश नंबर 1 पे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज इस डिस्कशन में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बजट छोटा, संदेश बड़ा, आज सरकार ने यही जो है दिखाने की कोशिश की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं आज वहीं के वहीं खड़े हैं। अपने इस डिस्कशन में तो खासकर हमने आपको यही जो एक पिक्चर है वो देने की कोशिश की है विद रिसर्च, विद डेटास। व्हाट वाज द फोकस ऑफ दिस इंटरिम बजट, ये मैं अपने व्यूअर से भी पूछना चाहूंगी, इसलिए info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं आज के इस प्रोग्राम को लेकर, आज के इस टॉपिक को लेकर। फिलहाल के लिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।